हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऋषभ, यू वाचिंग ऋषभ बीपीएससी नाउ। तो चलिए हम सब शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 3 की, जिसमें हम सब करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का। और ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 8 का, जिसमें हम सब पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 70 बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसी चैप्टर के दौरान। और आप सब समझेंगे, जब क्वेश्चन आपको दिखेगा तब आप समझेंगे कि एनसीईआरटी का वैल्यू कितना है, एनसीईआरटी क्यों इतना महत्वपूर्ण है। और आपको मैं 71वीं बीपीएससी से पहले क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 का एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, उसके की पॉइंट्स कंप्लीट करवा दूंगा, जहां से प्रश्न आएंगे तो आप बना लेंगे। इसलिए आप इस वाले चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ मैं आपको आखिरी में बता दूंगा कैसे आप प्राप्त कर पाएंगे उसके लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस वाले वीडियो की। तो संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे किसको बोलते हैं, ये क्या होता है? तो संश्लेषित रेशे उसी को बोलते हैं जो मानव द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो मानव निर्मित रेशे को संश्लेषित रेशे बोला जाता है। फिलहाल आपको मैं दो तरीके के रेशे पढ़ा रहा हूँ। रेशे से कपड़ा तैयार होता है। कपड़े कैसे बनते हैं? तो कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त फाइबर्स से बनाए जाते हैं, यानी रेशों से बनाए जाते हैं। तो दो प्रकार के रेशे पाए जाते हैं, एक जो मानव बनाता है और एक जो प्रकृति में पाया जाता है। तो प्रकृति में जैसे कौन कौन सा रेशा पाया जाता है? कपास, ऊन देखते होंगे भेड़ से प्राप्त होता है, रेशम कीट से प्राप्त होता है। तो आदि जो पौधे हैं और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये जो सोर्स है आपका कपास, ऊन, रेशम, ये सब प्राकृतिक रेशे हैं। ठीक है, वहीं अगर संश्लेषित रेशे की बात करें तो ये मानव द्वारा बनाया जाता है, वैसे रेशे को मानव निर्मित बोलते हैं। ठीक है, तो संश्लेषित रेशे जहां जहां मैं बोलूंगा उसी को मानव निर्मित रेशा बोला जाता है, यानी जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। बात करते हैं संश्लेषित रेशे क्या है। तो बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां जो कि वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है, इसको जोड़कर एक श्रृंखला बनाई जाती है, जिसे बहुलक या पॉलीमर कहा जाता है। यानी ये जितने भी आप रेशे देखते हैं जो मानव निर्मित रेशे होते हैं, वो एक्चुअल में एक रसायन पदार्थ होता है, केमिकल से बनाया जाता है। ठीक है, और इसी सबको जोड़ करके, जैसे कि आप देखते होंगे ऊन कैसे, रस्सी कैसे तैयार होता है, तो छोटे छोटे इकाई को जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने से एक श्रृंखला बन जाता है, उसी श्रृंखला को बहुलक या पॉलीमर बोलते हैं, जो कि वास्तव में रस्सी जो बनता है वो एक रसायन पदार्थ से बनता है। ठीक है, पॉलीमर क्या है? तो पॉलीमर ग्रीक शब्द है जिसको पॉली और मर बोलते हैं। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है इकाई। यहां से प्रश्न नहीं पूछेगा, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि जो मानव निर्मित रेशे बनाए जाते हैं वो छोटे छोटे रसायन को जमा करके एक श्रृंखला में जैसे माला बनाया जाता है, वैसे ही आपका संश्लेषित रेशा तैयार होता है। और इस संश्लेषित रेशे को जब आप एक श्रृंखला में बांध देते हैं तो इसी को बहुलक या पॉलीमर कहा जाता है। तो पॉलीमर का अर्थ समझ गए कि ग्रीक लैंग्वेज है। प्राकृतिक बहुलक की बात करें तो कपास भी एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। ठीक है, आपको पता होगा सेल्यूलोज में जो है ग्लूकोज बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, चीनी का मात्रा काफी ज्यादा रहता है, तो ये भी याद रखेंगे। कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है, ये प्राकृतिक बहुलक है। बहुलक मतलब समझ में आ गया आप सबको? तो बहुलक का मतलब समझ में आ गया। बहुत सारे संश्लेषित रेशे जब एक माला में बंध जाता है, माला में गुथ जाता है, तो उसी को पॉलीमर बोलते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो ये उतना एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बस एक डिफिनेशन था, मैं आपको समझा दिया। एग्जाम के लिए आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो संश्लेषित रेशे के प्रकार के बारे में हम सब चर्चा करते हैं। तो रेयॉन जो है ये संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा जब भी मैं बोलूंगा तो वो मानव निर्मित रेशा कहलाएगा। सबसे पहले अगर रेशम से बात करें तो रेशम कैसे प्राप्त हुआ? तो कीट से प्राप्त हुआ। इसकी खोज सबसे पहले चीन में हुई। ठीक है, 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिक को रेशम के समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। यानी जैसे रेशम होता है वैसे ही उसी का गुण वाला सेम टू सेम रेशा प्राप्त करने में वैज्ञानिक ने सफलता प्राप्त की। देखिए, रेशम जो होता है वो काफी कॉस्टली होता है, जबकि जो कृत्रिम वाला बनता है, यानी मानव द्वारा जो रेशम तैयार किया जाता है, रेशे तैयार किया जाता है, जैसे कि रेयॉन हो गया, अभी आगे नाइलॉन पढ़ेंगे, ये सब थोड़ा सस्ता होता है। लेकिन जो प्योर रेशा होता है, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, कपास से प्राप्त हो गया, आपका कीट से प्राप्त हो गया, वो सब रेशम जो है काफी कॉस्टली बिकता है। ठीक है, तो इसी को मतलब इसको सस्ते रूप से बेचने के लिए ऐसे सब जो मानव निर्मित रेशा है उसकी खोज की शुरुआत हुई थी। तो उसी में रेयॉन मिला। तो रेयॉन कैसे मिला? तो ये वुड पल्प से मिला, काष्ठ लुगदी से मिला, जिसका रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेयॉन क्या कहलाया? कृत्रिम रेशा कहलाया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे लकड़ी से इसको प्राप्त किया गया। तो रेयॉन जो है ये प्राकृतिक स्रोत वुड पल्प से प्राप्त किया गया या मानव निर्मित रहता है। ये लकड़ी का जो टुकड़ा वगैरह है, हाँ ठीक है, उसी से प्राप्त किया गया। और इसका यूज फिर कैसे करने लगे? तो कपास तो प्राकृतिक था, ठीक है, कपास क्या है? प्राकृतिक रेशा है, उसमें मिला करके बिस्तर की चादरें बनाने लगा। ठीक है, तो ये आसानी से प्राप्त हो जा रहा था रेयॉन।
तो कपास और रेयॉन को मिला दिया, बिस्तर का चादर बनाने लगा। ऊन के साथ उसी प्रकार किया तो ऊन के साथ मिलकर कालीन या गलीचा बनाने लगे, यानी रेयॉन का जो उपयोग है वो होने लगा। ठीक है, कपास के साथ मिलकर कभी बिस्तर बना दिया जा रहा है, बिस्तर का चादर, तो वो थोड़ा सस्ता रेट में निकल रहा है। आप प्योर रेशम खरीदेंगे और थोड़ा मिलावट वाला रेशम खरीदेंगे तो दोनों में दाम का फर्क होगा ही होगा। जो प्योर रेशम होगा वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बिकेगा और जो मिलावट वाला होगा, ठीक है, तो मिलावट वाला हमेशा सामान सस्ता बिकता है। वही हाल इसी रेयॉन का हुआ। ठीक है, तो रेयॉन का जो उपयोग हम सब किए उसमें कपास के साथ मिलाकर बिस्तर बना दिए और ऊन के साथ मिलाकर कालीन बना दिए। यहाँ पे ऊन कर लेंगे आप सब। संश्लेषित रेशे प्रकार का जो दूसरा प्रकार है वो बी नंबर है, नायलॉन। यहाँ पे बी कर लेंगे। तो दूसरा जो प्रकार है नायलॉन, समझेंगे इसको। 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना इसे बनाया गया, यानी ये पूर्णतः मानव निर्मित रेशा है। देखिए रेयॉन में क्या था, उसमें कम से कम लकड़ी का जो वो छिलका वगैरह घस करके निकलता था, कुछ प्राकृतिक चीज़ तो जरूर मिलाते थे, लेकिन नायलॉन में कोई भी प्राकृतिक चीज़ हम सब नहीं मिलाए। और नायलॉन जो बना ये पहला ऐसा मानव निर्मित रेशा बना जिसमें कोई हम सब प्राकृतिक चीज मिलाई ही नहीं है। तो यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित या मानव निर्मित रेशा था। ठीक है, इसका निर्माण कोयला, जल और वायु से किया गया, तो ये भी याद रखेंगे। इसकी विशेषता क्या है, तो ये प्रबल, बहुत ही मजबूत होता है। नायलॉन जो है बहुत मजबूत होता है, इवन आप समझ लीजिए लोहा से भी ज्यादा मजबूत होता है। प्रतिष्ठता होता है, यानी ये इसमें खिंचाव होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम सब पैरासूट वगैरह बनाने में करते हैं। पैरासूट का रस्सी वगैरह बनाने में अभी हम सब उपयोग भी देखेंगे। और ये हल्का भी होता है। ठीक है, तो नायलॉन बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, लचीलापन रहता है, इसको आप खींच सकते हैं और हल्का होता है। ठीक है, तो पहला मानव निर्मित अगर रेशा पूछेगा पूर्णतः बिना प्राकृतिक चीज का यूज किए हुए, तो वो नायलॉन है। तो नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है जो पॉलियोमाइड नामक रसायनों से बनाया जाता है। इसका उपयोग देखिए कपड़े में, मौजे में, पैरासूट का रस्सी बनाने में इसी का उपयोग किया जाता है। सोच सकते हैं कि पैरासूट, जब कोई पैरासूट लेकर के नीचे कूदेगा, ठीक है, तो सोच सकते हैं कि वायु का दबाव कितना अधिक रहेगा, तो उसको भी ये झेल लेता है। तो नायलॉन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इस्पात के तार से अधिक प्रबल है। देखिए नीचे में लिख भी दिया हूँ, तो ये लोहे के तार से भी ज़्यादा मजबूत है नायलॉन का तार, नायलॉन का रस्सी। टायरों में भी इसका प्रयोग होता है, डोरी में भी प्रयोग होता है, और बहुत सारे जो स्ट्रांग वस्तु है, स्ट्रांग गुड्स है, उसमें नायलॉन का प्रयोग हम सब करते हैं। और नायलॉन, मैं क्या बताया, बिना प्राकृतिक का कोई चीज यूज किए भी ये पहला मानव निर्मित रेशा है, जिसको हम सब संश्लेषित रेशा भी बोलते हैं। नायलॉन मुख्यतः जो नायलॉन का कच्चा माल है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो पेट्रोकेमिकल से बनाया जाता है। ये सब डायरेक्टली टर्म याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है। अभी मैं आपको बीपीएससी में जो 70 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था वो दिखाऊंगा। सिर्फ नाम से क्वेश्चन पूछ दिया है, आप ये समझ लीजिए कि नाम उठाया और उस उदाहरण से क्वेश्चन दे दिया है। तो इसलिए एनसीईआरटी को मैं कुछ अलग टाइप से आप सबको स्टडी करवा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सी नंबर जो संश्लेषित रेशे के प्रकार हैं उसमें आता है पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। ठीक है, तो पॉलिएस्टर एक संश्लेषित रेशा है जिसमें आप आयरन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा इसका कपड़ा बनता है, तो इसमें आप आयरन नहीं कर सकते हैं। स्पोर्ट्स वाला बहुत सारा कपड़ा आप देखे होंगे जो कि खिलाड़ी वगैरह पहनता है, मतलब लोकल खिलाड़ी सब, वो सब यही पहनता है, पॉलिएस्टर। ठीक है, बहुत सारा इसका ट्राउजर बनता है तो पॉलिएस्टर से ही बनाया जाता है। तो जिसपे आप जो है, जो हल्का प्लास्टिक टाइप लगेगा, ठीक है, तो उस पर आप आयरन नहीं कर सकते हैं। तो पॉलिएस्टर याद रखेंगे, ये एक संश्लेषित रेशा है और इस पे आयरन नहीं किया जा सकता है। इसी का कुछ प्रकार है, जैसे टेरिलिन। तो पॉलिएस्टर का एक प्रकार है टेरिलिन। आपसे पूछेगा टेरिलिन क्या है, तो यह लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जो बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर भी किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। मतलब इससे भी कुछ ना कुछ बना सकते हैं। बस आप ये टर्म याद रखिए, टेरिलिन अगर आपसे पूछेगा तो ये एक संश्लेषित रेशा है जो कि पॉलिएस्टर का एक भाग है। एक है पेट। ठीक है, तो यह भी एक पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार में होता है। ठीक है, वो बोतल वगैरह जो बनाते हैं उसमें इसी पॉलिएस्टर का यूज होता है। तो पॉलिएस्टर वास्तव में एक रसायन है जो एस्टर से प्राप्त होता है। एस्टर वह रसायन है जो फलों को उसकी गंध प्रदान करता है। ठीक है, बस इतना याद रख लिए कि पॉलिएस्टर एक संश्लेषित रेशा है। ठीक है, इस पॉलिएस्टर से जितना भी कपड़ा बनेगा उस पर आप आयरन नहीं कर सकते हैं। पॉलिएस्टर का एक प्रकार टेरिलिन है, इससे भी बहुत सारे वस्तु का निर्माण होता है। पेट भी एक पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतल बर्तन में किया जाता है। पॉलिएस्टर से निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवील और टेरिकॉट कहलाते हैं। तो थोड़ा सा इसमें मेजर डिफरेंस है। पॉलीकॉट उसको बोलेंगे जिसमें पॉलिएस्टर और कपास को मिला दिया जाता है। कपास आप जान गए होंगे, ये प्राकृतिक रेशा है।
पॉली व्हील में क्या करते हैं, तो पॉलिस्टर के साथ ऊन मिला देते हैं। इसलिए मिला देते हैं ताकि कपड़ा जो है वो सस्ता रेट में मिले, बन जाए और सस्ता रेट में बिके, इसलिए पॉलिस्टर युक्त कपड़ा को बेचा जाता है। उसी प्रकार जो संश्लेषित रेशा है उसका सी नंबर जो है उसमें एक है एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या होता है, तो प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं, इसमें वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं या अन्य प्रकार की संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं। तो एक्रिलिक भी है, ये प्राकृतिक ऊन के तरह दिखेगा लेकिन उसमें भी मिलावट रहता है, उसको एक्रिलिक कहते हैं। तो एक्रिलिक भी पूछेगा क्या है, तो आप याद रखिएगा ये मानव निर्मित रेशा या संश्लेषित रेशा है। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल पेट्रो रसायन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पेट्रो रसायन से मेनली प्राप्त होता है। तो संश्लेषित रेशे के 3 प्रकार आपसे पूछा जाएगा, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। चारों को मैं अच्छे ढंग से समझा दिया। ये सब प्राप्त होते हैं पेट्रो रसायन से, याद रखेंगे। अलग अलग टर्म में मैं बता दिया आपको, ताकि सिर्फ आप माइंड में रखेंगे, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा ही 4 और आप उसका आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका संश्लेषित रेशा। अभी थोड़ा प्लास्टिक भी पढ़ेंगे क्योंकि 70 बीपीएससी में प्लास्टिक से ही क्वेश्चन पूछा गया था। अभी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, एक याद रखेंगे, संश्लेषित रेशे के गुण क्या हो सकते हैं, तो यह शीघ्र सूख जाता है। जैसे छाता वगैरह बनता है ना, तो इसी से बनता है। छाता पे पानी जाता है तुरंत सूख जाता है। अधिक चलाऊ होता है, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और रख रखाव में सुविधाजनक है। तो ये तो नॉर्मली इसका गुण हो गया। ठीक है, अब हम सब बात करते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लास्टिक भी एक बहुलक है। बहुलक आपको मैं बताया, जब बहुत सारा संश्लेषित रेशा मिल करके एक धागा पिरो देता है, एक माला बना देता है, तो उसी को बहुलक बोलते हैं। बहुत सारा चीज मिल करके बहुलक का निर्माण करता है। तो प्लास्टिक जो है इसको आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, इसको कोई भी आकार दिया जा सकता है, इसे रंगाया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण भी हो सकता है। ठीक है, पॉलीथीन जो बनता है, पॉलीथीन जो हम सब सिंगल यूज प्लास्टिक करते हैं, इसको ऑलरेडी बिहार सरकार जो है वो बैन करके रखी है, लेकिन कोई मानता नहीं है। ठीक है, पॉलीथीन जो है पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का उदाहरण है, जो कि एथीन से तैयार होता है, इसलिए इसको पॉलीथीन बोला जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिक के बारे में इतना जान लीजिए। अब प्लास्टिक से रिलेटेड बहुत सारे, देखिए एक ही टाइप के प्लास्टिक तो होते नहीं है, कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं, कुछ कचकड़ा युक्त प्लास्टिक होता है, तो यही समझना है। ठीक है, प्लास्टिक के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और इसी से बीपीएससी प्रश्न पूछी थी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले थर्मोप्लास्टिक को आप सब समझिए। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है या सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसको हम सब थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। यानी वैसा प्लास्टिक का आइटम जिसको आप मोड़ लेते हैं, जैसे पाइप वगैरह, सिंगल यूज प्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक जिसको आप मोड़ सकते हैं। ठीक है, आसानी से उसको चीर सकते हैं, या फिर पाइप वगैरह जो कि कमजोर रहता है उसको मोड़ लेते हैं आसानी से। तो ऐसा जितना भी प्रोडक्ट बना होगा वो थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। ठीक है, तो प्लास्टिक का पहला प्रकार हो गया थर्मोप्लास्टिक। दूसरा ध्यान दीजिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आपसे उदाहरण के तौर पे पूछा जा सकता है कि थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण क्या है, तो पॉलीथीन और पीवीसी, ये पीवीसी पाइप जो आप देख रहे हैं बगल में। अब थर्मोसेटिंग के ऊपर बात करते हैं। तो कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया तो इन्हें नर्म नहीं किया जा सकता। आप स्विच को तोड़ देंगे क्या? नहीं तोड़ पाएंगे। आप एमसीवी का वो जो लगाते हैं मेन स्विच में, तो उसको निकाल के तोड़ देंगे, नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि वो एक बार सांचे में ढल गया और वो नर्म नहीं होता है। इसके उदाहरण बेकेलाइट और मेलामाइन, और इसी मेलामाइन से जो है आपका 70 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन। तो थर्मोप्लास्टिक समझ गए। थर्मोप्लास्टिक हो गया जो गर्म करने पर सरलतापूर्वक मुड़ जाए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या हो गया? कुछ ऐसे प्लास्टिक जो एक बार ढल गया सांचे में तो इसको तुरंत नरम नहीं किया जा सकता है, और इसका उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। अब जो है ये बेकेलाइट से बनी वस्तु या मेलामाइन से बनी वस्तु का यूज क्यों किया जाता है, इसके पीछे कुछ तार्किक कारण होगा। तो बेकेलाइट को समझिए, यह उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, यानी उष्मा इसमें गर्म नहीं पकड़ सकता, और इलेक्ट्रिसिटी यानी आपको ये बेकेलाइट का बना वस्तु से आप जो है विद्युत का कुचालक होता है तो आपको करंट भी नहीं लगेगा। तो बिजली का स्विच हो गया, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में जो काम आता है वो है बेकेलाइट। वही मेलामाइन की बात करें तो ये आग का प्रतिरोधक होता है। ठीक है, अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहन करने की अधिक क्षमता होती है। इसका उपयोग फर्श की टाइल, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में किया जाता है। और यही प्रश्न पूछा गया था कि फर्श के टाइल वाला कौन सा यूज करते हैं, किस टाइप के प्लास्टिक का यूज करते हैं,
तो यही पूछा गया था। तो मेलामाइन और बेकेलाइट एकदम इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का कुचालक, बिजली का स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे ये बनाए जाते हैं। पिछली बार मेलामाइन पूछा था, क्या पता इस बार बेकेलाइट पूछ दे, तो इसलिए ध्यान से पढ़ें आप सब। मेलामाइन या आग का प्रतिरोधक होता है और प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहन करने की अधिक क्षमता होती है, इसलिए इसका उपयोग फर्श की टाइल्स बनाने में किया जाता है, रसोई के कुछ बर्तन बनाने में किया जाता है, कपड़े बनाने में उपयोग किया जाता है मेलामाइन का। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं 70 बीपीएससी में क्या प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से फर्श टाइल बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। अब तो आप सब आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। इसका आंसर है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इतना समझ में आ गया कि प्रश्न कहां से पूछ रहा है बीपीएससी, एनसीईआरटी से। पर बहुत सारे शिक्षक क्या दावा करते हैं कि हमारे बुक से लड़ गया है सारा प्रश्न। तो भाई शिक्षक जो है कौन सा बुक बना लेगा, कोई रिसर्च करके तो बुक बनाया नहीं है, वो भी एनसीईआरटी का ही कॉपी किए होंगे। तो एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, बाकी आपको इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो मेनली आप सबको स्टडी करना चाहिए एनसीईआरटी की बुक, जहां से हर बार बीपीएससी 90% क्वेश्चन पूछती है। आप सब पढ़ते नहीं है इसलिए लगता है कि मिलता नहीं है, तो मैं आपको मिला मिला के दे रहा हूं, आप सब एग्जाम्पल के तौर पे देखते जाइए। आगे बढ़ते हैं। एक और रखिए याद मेलामाइन के बारे में, चूंकि ये इसमें उष्मा तुरंत नहीं रखता है, अग्नि तुरंत नहीं पकड़ता है, तो आग बुझाने वाले कर्मचारी के कपड़ों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो कि अग्निरोधक होती है, उसमें आग नहीं पकड़ता है। तो यहाँ भी यूज किया जाता है मेलामाइन का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था मेलामाइन, इसलिए बीपीएससी में पूछ लिया गया। अब थोड़ा प्लास्टिक के गुण के बारे में थोड़ा याद रख लीजिए। तो प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। प्लास्टिक बहुत हल्का, पता है आपको, प्रबल मजबूत भी प्लास्टिक आपको मिल जाएगा। चिरस्थायी यानी फाड़ने योग्य भी है और विभिन्न आकार और साइज में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, यानी इसमें ना तो उष्मा इसको प्रभावित कर सकती है, जला सकती है, ना इसमें इलेक्ट्रिसिटी लग सकता है, आपको करंट नहीं मारेगा, ठीक है। इस कारण बिजली के तार प्लास्टिक से ढके होते हैं, यही रीजन है। तो ये पूरा संश्लेषित रेशा था, प्लास्टिक था। आपने देखा भी कि यहाँ से भी प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछा गया। तो जितने भी चैप्टर में आपका इंपॉर्टेंट बात होगा वो मैं आपको एक समराइज फॉर्म में बता दूंगा, और आपको अगले 42 दिन में क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 का मैं पूरा एनसीईआरटी समाप्त कर दूंगा। 42 वीडियो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें 42 क्लास है। तो ये तीसरा क्लास था, अभी भी 39 क्लास बचे हुए हैं। और थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ आप सब वीडियो पॉज करके। तो ये इन्फॉर्मेशन है, जिनको 72 बीपीएससी का फुल फ्लेजेड तैयारी करना है तो वो वीडियो पॉज करके ये पूरा पढ़ लें। मैं हर एक वीडियो में कितना बताऊंगा, उसमें टाइम भी वेस्ट होता है, पढ़ लेंगे। आपको जिनको भी 72 बीपीएससी जैसे इस एनसीईआरटी का ही एमसीक्यू बनाना है आपको, तो वो मैं पीडीएफ फॉर्मेट में हिंदी भाषा में उपलब्ध कराऊंगा। और इसके लिए आप जो है पूरा जितना भी है इसको पढ़ लेंगे, आप सब देख लेंगे। और नीचे व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं, हम ही से बात हो जाएगा डायरेक्ट। और प्लस टेस्ट का फी भी देख सकते हैं। और जिसको 71 बीपीएससी का 22 फुल लेंथ टेस्ट देना है तो उसका प्राइस बहुत ही कम है, 200 है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप 499 वाला लेंगे तो उसमें ये 71 बीपीएससी का टेस्ट इंक्लूड है, फ्री है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपका टेस्ट सीरीज के बारे में बात। अब मैं आपको पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ। आपको फ्री पीडीएफ यानी जितने भी क्लास हो रहे हैं उसका पीडीएफ आपको कहाँ से प्राप्त होगा उसका मैं इन्फॉर्मेशन दे लेता हूँ। इसको आप सब आराम से पॉज करेंगे और आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। ये आपका ड्यूटी रहा। तो आपको जो पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगा या तो आप टेलीग्राम चैनल ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा, ये मेरा पुराना यूट्यूब चैनल है जिसपे 5,500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा या ये सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पे तो वहाँ पे भी पीडीएफ मिल जाएगा। या हमारा इस चैनल का न्यू टेलीग्राम चैनल है ऋषभ बीपीएससी, इसको भी सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिंक इसलिए मैं नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि अभी यूट्यूब कुछ वेरिफिकेशन मांग रहा है, इस वजह से लिंक वगैरह नहीं डाल पा रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अच्छे ढंग से पढ़िए, आपको मैं अच्छे ढंग से 71 बीपीएससी का एनसीईआरटी साइंस का सारा करवा दूंगा। और 70 बीपीएससी में सिर्फ एनसीईआरटी साइंस से 24 में से 21 प्रश्न पूछे थे, तो इसलिए मैं आपको क्लास 8, 9, 10 का कंप्लीट करवा दूंगा। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।